नमस्कार। आज हम भारत के विकास से जुड़े कुछ जो पेचीदा चुनौतियां हैं और उनके क्या हल हो सकते हैं, उन पे जरा गहराई से बात करेंगे। जी, हमारी ये जो बातचीत है इसका आधार है अनिल जैन की एक किताब है, भारत द डेवलपमेंट डिलेमा। और उस किताब पर श्रीमती पुष्पलता गांधी, जो राजस्थान में एक काफी अनुभवी सेवानिवृत्त प्राचार्य रही हैं, उन्होंने एक समीक्षा लिखी है। अच्छा। तो ये समीक्षा हमें एक तरह से गाइड करेगी कि किताब में क्या मुख्य बातें हैं, क्या तर्क हैं। ठीक है। तो हमारा मकसद यही है कि इस समीक्षा के जरिए किताब में जो जरूरी मुद्दे उठाए गए हैं, जो चुनौतियां हैं और जो रास्ते सुझाए गए हैं, उनको समझें। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। बिल्कुल। और देखिए, ये समीक्षा बताती है कि जो किताब के लेखक हैं अनिल जैन, वो एक अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। हाँ। और उन्होंने ये किताब काफी मतलब गहरे शोध और एक विजन के साथ लिखी है। अच्छा। कि भाषा की जो स्पष्टता है, उसके तर्कों की मजबूती, पारदर्शिता और जो निष्पक्ष विश्लेषण है, उसकी काफी तारीफ करती हैं। यानी बैलेंस तरीके से लिखी गई है। हाँ, उनके मुताबिक ये किताब भारतीय अर्थव्यवस्था की जो बड़ी चुनौतियां हैं, उनका बहुत बारीकी से, गहराई से और फैक्ट्स के आधार पर विश्लेषण करती है। इसमें आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी मिलेगा और आज के दौर के हिसाब से प्रैक्टिकल समाधान क्या हो सकते हैं, उसकी भी बात की गई है। अच्छा। और एक दिलचस्प बात यह है कि समीक्षक इसे शायद अपनी तरह की अकेली किताब मानती हैं, जो इतने विस्तार से और इतने साइंटिफिक ढंग से जानकारी एक जगह पर देती है। हाँ, और ये समीक्षा शुरू में ही एक बड़े विरोधाभास की तरफ इशारा करती है, जो काफी सोचने वाली बात है। क्या है वो? कि देखिए, एक तरफ तो भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये तो खैर बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। तीर समस्याओं से भी जूझ रहा है। हाँ। और ये समस्याएं सिर्फ विकास की रफ्तार को ही धीमा नहीं कर रही, बल्कि समाज और क्या कहते हैं, राष्ट्र की नींव को भी कहीं ना कहीं कमजोर कर रही हैं। अच्छा। और अजीब बात यह है कि यह सब तब हो रहा है जब समय समय पर कितनी योजनाएं लागू हुई हैं, सुधारों की बातें हुई हैं, नई नीतियां बनी हैं, फिर भी ये समस्याएं बनी हुई हैं। हाँ, और शायद यही विरोधाभास इस किताब के विश्लेषण का सेंट्रल पॉइंट लगता है, जैसा समीक्षा से पता चलता है। सवाल यही उठता है कि भाई इतनी कोशिशों और योजनाओं के बावजूद ये जो बुनियादी समस्याएं हैं, ये जस की तस क्यों हैं? सही बात है। समीक्षा इसी क्यों का जवाब ढूंढने की कोशिश करती है किताब के विश्लेषण के आधार पर। तो चलिए फिर समीक्षा के साथ साथ चलते हैं और इन मुख्य चुनौतियों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आर्थिक मोर्चे की बात करें। ठीक है। इसमें जो पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती दिखती है, वो है काले धन की समस्या। ओ हाँ, ये तो हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। बिल्कुल। समीक्षा कहती है कि ये अर्थव्यवस्था के लिए एक अदृश्य कैंसर जैसा है, जो लगभग हर सेक्टर में फैला हुआ है। और ये असर सिर्फ टैक्स चोरी तक नहीं है, इससे पैसे का गलत इस्तेमाल होता है, गैर कानूनी कामों में पैसा लगता है, और ये सीधे सीधे देश के विकास के पहिए में एक बड़ी रुकावट डालता है। और शायद इसी काले धन से ही जुड़ी हुई, या यूं कहें कि उसकी जड़ों को सींचने वाली एक और बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार। हाँ, करप्शन। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि ये सिर्फ सरकारी दफ्तरों या बड़े बड़े सौदों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि व्यापार में, शिक्षा में, यहाँ तक कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इसकी गहरी पैठ बन चुकी है। सही कहा। ऐसा लगता है जैसे ये समाज की रग रग में समा गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसका असर कितना खतरनाक है, ये भी समीक्षा बताती है। ये सिर्फ आर्थिक तरक्की को ही नहीं रोकता, बल्कि जो काबिलियत है, जो मेहनत है, उसको भी बेकार बना देता है। असल में यहाँ पर बात दिलचस्प हो जाती है जब हम देखते हैं कि कैसे भ्रष्टाचार की वजह से जो योग्य लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, वो पीछे रह जाते हैं। हाँ। और जो चालाक हैं या जिनके पास साधन है, वो अयोग्य होते हुए भी आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। इससे समाज में, खासकर युवाओं में, एक गहरी निराशा, एक कुंठा पैदा होती है। पूरे सिस्टम पर से ही भरोसा उठने लगता है। सही बात है। और इसी आर्थिक गड़बड़ी से जुड़ी एक और अहम चुनौती है बजट और सरकारी फंड का मैनेजमेंट। हाँ, फंड्स का मामला। समीक्षा बताती है कि बजट का जो आवंटन होता है, वो अक्सर असंतुलित होता है। जहां ज्यादा जरूरत है वहां कम पहुंचता है, और जहां कम है वहां शायद ज्यादा चला जाता है। योजनाओं में जो पैसा खर्च होता है, उसमें पारदर्शिता की कमी रहती है। पता ही नहीं चलता कि पैसा कहाँ गया, कैसे इस्तेमाल हुआ। और आम लोगों को कितनी जानकारी होती है इन योजनाओं की? वही तो, आम लोगों को भी इन योजनाओं की पूरी जानकारी या जागरूकता नहीं होती। और एक और बड़ी दिक्कत ये है कि हमारी ज़रूरतें अक्सर हमारी जो मौजूदा क्षमताएं हैं या संसाधन हैं, उनसे कहीं ज़्यादा होती हैं। अच्छा।
नतीजा ये होता है कि फंड की कमी के चलते कई जरूरी योजनाएं या तो शुरू ही नहीं हो पाती, ये अटक जाती हैं बीच में। हाँ, या फिर बीच में ही दम तोड़ देती हैं। और फिर जब जमीन अधिग्रहण जैसे मुद्दे आते हैं तो अगर लोगों को सही मुआवजा ना मिले या उन्हें लगे कि उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी तो जाहिर है विरोध तो होगा ही। अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये पूरी तरह से संसाधनों के एक सिस्टमैटिक मैनेजमेंट और उनके न्यायपूर्ण वितरण की एक प्रणालीगत कमजोरी की ओर इशारा करता है। ये आर्थिक चुनौतियों का जाल तो मोटे ही बहुत उलझा हुआ लगता है। अच्छा, इसके बाद समीक्षा संसाधन और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे जुड़ी समस्याओं पर भी ध्यान दिलाती है। जी, इनमें पानी का प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट एक बहुत ही गंभीर मुद्दा बनकर उभरता है। हाँ, पानी तो खैर। सोचिए, हमारे पास इतनी नदियां हैं, इतना मीठा पानी है, लेकिन समीक्षा के अनुसार उसका सही इस्तेमाल और मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। अच्छा, बड़ी मात्रा में मीठा पानी बहकर समुद्र में चला जाता है और खारा हो जाता है। दूसरी तरफ जहां पानी है भी, वहां उसका बेतहाशा दुरुपयोग होता है और वितरण में भी भारी असमानता है। और इसका सबसे बुरा असर पड़ता है हमारी खेती पर, कृषि पर, जिससे समीक्षा भारत की आत्मा कहती है। सही बात है। जब खेती ही पानी के लिए तरसेगी तो विकास कैसे होगा? कई सिंचाई और पानी की परियोजनाएं सालों से अधूरी पड़ी हैं। पानी की समस्या तो है ही, साथ में तकनीकी पिछड़ापन भी विकास की रफ्तार पर ब्रेक लगाता है। जैसे टूटी फूटी सड़कें, परिवहन की दिक्कतें और बरसों पुराने जटिल कानून, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जहां कोई नई पहल करना या तेजी से काम करना मुश्किल हो जाता है। मतलब ये एक तरह से विकास की नींव को ही कमजोर करते हैं। बिल्कुल। और फिर आती हैं सामाजिक चुनौतियां, जिनका दायरा शायद सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा जटिल है। जी, समीक्षा बढ़ती जनसंख्या को एक बहुत बड़े मुद्दे के तौर पर देखती है, जिसे कई दूसरी गंभीर समस्याओं की जड़ माना गया है। जैसे कि बड़ी आबादी के दबाव में लोगों का जीवन स्तर निम्न रह जाना, सबको अच्छी शिक्षा न मिल पाना, स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ पड़ना, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैलना और यहाँ तक कि चोरी, हत्या, आत्महत्या जैसे गंभीर अपराधों का भी कहीं ना कहीं बढ़ती आबादी और उससे पैदा होने वाले दबावों से रिश्ता जुड़ता है, ऐसा समीक्षा में कहा गया है। जनसंख्या के साथ ही शिक्षा का मुद्दा भी बेहद चिंताजनक है, जैसा कि समीक्षा में बताया गया है। शिक्षा में क्या दिक्कतें हैं? शिक्षा की गुणवत्ता में भारी कमी देखी जा रही है। योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव है, जिससे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई का स्तर लगातार गिर रहा है। कई शिक्षण संस्थानों में बुनियादी सुविधाएं जैसे लैब, लाइब्रेरी, यहाँ तक कि साफ टॉयलेट तक की कमी है। अच्छा। ऊपर से अच्छी शिक्षा लगातार महंगी होती जा रही है, जिससे ये गरीब और मध्यम वर्ग के एक बड़े हिस्से की पहुंच से बाहर होती जा रही है। हाँ, ये तो है। और इस सब का एक भयानक नतीजा सामने आ रहा है शिक्षित बेरोजगारी के रूप में। युवा डिग्रियां तो ले रहे हैं, पर उनके लायक रोजगार नहीं मिल रहा। शिक्षा में आरक्षण को लेकर भी अपनी अलग तरह की जटिलताएं और बहसें हैं, जिनका जिक्र समीक्षा में है। हाँ, और शिक्षा से ही जुड़ी एक और दुखद विडंबना है जिसका जिक्र समीक्षा करती है, वो है ब्रेन ड्रेन, प्रतिभा का पलायन। हाँ, प्रतिभा का पलायन। हमारे होनहार युवा देश के अच्छे संस्थानों से ऊंची तकनीकी शिक्षा लेते हैं, लेकिन फिर बेहतर सैलरी, बेहतर सुविधाओं और बेहतर जीवन की तलाश में विदेश चले जाते हैं। इसका सीधा नुकसान हमारे देश को होता है। हम अपने सबसे प्रतिभाशाली दिमागों के ज्ञान, उनके अनुभव और उनकी ऊर्जा से वंचित रह जाते हैं और विकास की दौड़ में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। ये वाकई एक बड़ी क्षति है। बिल्कुल। और सामाजिक चुनौतियों के दायरे में एक और महत्वपूर्ण पहलू है सामाजिक सुरक्षा का, सोशल सिक्योरिटी। हाँ, समीक्षा इस बात पर ध्यान दिलाती है कि हमारे देश में खासकर जो असंगठित क्षेत्र है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, उसमें काम करने वाले करोड़ों मजदूरों और बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा या रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लगभग अभाव है। इसके चलते उन्हें बुढ़ापे में या बीमारी की हालत में भारी आर्थिक कठिनाइयों और असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता। और महिलाओं से जुड़े मुद्दे, हाँ, उनका भी जिक्र है। हाँ, वो भी उतने ही गंभीर है। समीक्षा कारखानों और दूसरे वर्क प्लेस पर काम करने वाली महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और शोषण का जिक्र करती है। एक और चौंकाने वाली और दुखद बात जो सामने आती है वो ये है कि कई बार कामकाजी महिलाओं का अपनी मेहनत की कमाई पर भी खुद का अधिकार नहीं होता। ये कैसे? उनके पति या परिवार के दूसरे पुरुष सदस्य जबरन उनसे पैसे छीन लेते हैं और उसे शराब, जुए या दूसरे गलत कामों में उड़ा देते हैं।
ये उनकी आर्थिक स्वतंत्रता और उनके डिग्निटी पर सीधा हमला है। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि आर्थिक विकास के इतने बड़े बड़े दावों के बावजूद उसका लाभ समाज के सभी वर्गों तक, खासकर जो सबसे वंचित और कमजोर तबके हैं, जैसे गरीब मजदूर, बुजुर्ग और महिलाएं, उन तक समान रूप से और सही मायने में क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसा लगता है कि विकास का ये मॉडल मतलब इंक्लूसिव नहीं है, सबको साथ लेकर नहीं चल रहा है। ये तो हुई वो तमाम चुनौतियां जिनका एक विस्तृत खाका इस समीक्षा ने हमारे सामने रखा है अनिल जैन की किताब के आधार पर। ये तस्वीर तो काफी चिंताजनक लगती है, लेकिन क्या समीक्षा में समाधानों की भी कोई दिशा दिखाई गई है? हाँ, ये समीक्षा की एक अच्छी बात है कि वो सिर्फ समस्याओं का रोना नहीं रोती। अच्छा। जैसा कि मैंने पहले कहा, समीक्षक बताती है कि किताब न केवल समस्याओं के जो मूल कारण हैं उनका विश्लेषण करती है, बल्कि आधुनिक नजरिए और दुनिया के दूसरे देशों से तुलना करते हुए उनमें सुधार लाने के रास्ते भी सुझाती हैं। जैसे काले धन की समस्या से निपटने के लिए डिजिटल लेन देन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने, हर स्तर पर पारदर्शिता लाने और टैक्स चोरी व बेनामी संपत्ति के खिलाफ सख्त कानून बनाने और उन्हें ईमानदारी से लागू करने की जरूरत बताई गई है। डिजिटल और ट्रांसपेरेंसी और पानी के प्रबंधन वाली गंभीर समस्या के लिए क्या सुझाव हैं? वो तो बहुत ही बुनियादी जरूरत है। जल प्रबंधन के लिए समीक्षा में किताब के कई प्रैक्टिकल सुझावों का जिक्र है। पहला तो यही कि पानी की हर बूंद का सही और किफायती उपयोग हो। ठीक है। दूसरा, जल पुनर्भरण यानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज पर बहुत जोर दिया गया है। अच्छा। एक काफी दिलचस्प और अनूठा सुझाव ये दिया गया है कि नदियों के दोनों किनारों पर गहरे कुएं खोदे जाएं और उनमें पाइप के जरिए नदी का पानी भरा जाए। नदियों के किनारे कुएं, ये कैसे काम करेगा? हाँ, इससे धीरे धीरे जमीन के नीचे पानी का स्तर बढ़ेगा और जो तटीय इलाके हैं, कोस्टल एरियाज, वहां समुद्र का खारा पानी जमीन में घुसने से रुकेगा, जिससे मीठा और साफ पानी मिलेगा। ये तो काफी इनोवेटिव लग रहा है। हाँ, और इसके साथ ही लोगों में जागरूकता फैलाकर पानी की बर्बादी रोकने की बात भी कही गई है। ये कुएं खोदने वाला सुझाव तो वाकई नया और सोचने लायक है। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए क्या कहा गया है? वो भी तो भविष्य की नींव है। शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा जोर गुणवत्ता मतलब क्वालिटी इंप्रूवमेंट पर है। समीक्षा के अनुसार किताब में शिक्षकों की नियमित ट्रेनिंग, उनके काम का सही मूल्यांकन और निरीक्षण और समय की जरूरत के हिसाब से सिलेबस में बदलाव करने जैसे सुझाव दिए गए हैं। ठीक है। ये भी कहा गया है कि शिक्षा को कैसे ज्यादा प्रैक्टिकल और रोजगार से जोड़ने वाला बनाया जा सकता है। और ये जो भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही और पुराने पड़ चुके कानूनों की बात हुई, उनके लिए क्या समाधान सुझाए गए? कानून और शासन व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। पहला ये कि कानून ऐसे होने चाहिए जो आम लोगों की भावनाओं और जरूरतों का सम्मान करें, न कि उन पर बोझ बने या उन्हें परेशान करें। सही बात है। दूसरा, सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं है, उन्हें प्रभावशाली ढंग से लागू करना और उल्लंघन करने वालों को बिना किसी भेदभाव के सजा देना भी जरूरी है। इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, न्याय व्यवस्था को पूरी तरह निष्पक्ष और तेजी से काम करने की जरूरत है ताकि लोगों का भरोसा बना रहे। जटिल और पुराने नियमों को सरल बनाने की बात भी कही गई है। अच्छा। एक और अहम सुझाव है कि हमें अपनी जो पारंपरिक बुद्धिमत्ता और ज्ञान है उसको आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर समाधान खोजनी चाहिए। ट्रेडिशनल विजडम और मॉडर्न टेक का मेल। बिल्कुल। और सबसे बढ़कर प्रशासन और समाज दोनों ही स्तरों पर ज्यादा जागरूकता और जिम्मेदारी लाने की जरूरत है। यानी सिर्फ एक दो चीजें ठीक करने से बात नहीं बनेगी, एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड, एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। बिल्कुल सही। समीक्षा के आखिर में जो निष्कर्ष दिया गया है उसमें इसी समग्र समाधान की बात की गई है। उसमें क्या क्या शामिल है? इसमें डिजिटल प्रणाली को मजबूत करना, हर काम में पारदर्शिता लाना, कानूनों को सख्ती से लागू करना, शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी सुधार करना, सभी तक साफ पानी पहुंचाना, भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करना और ये सुनिश्चित करना कि सरकारी सुविधाओं और योजनाओं का फायदा बिना किसी लीकेज के सही लोगों तक पहुंचे, ये सब शामिल है। ठीक है। समीक्षा का मानना है कि अगर इन सब पर एक साथ काम किया जाए तो भारत के विकास की राह में जो बड़ी बाधाएं हैं उन्हें काफी हद तक दूर किया जा सकता है। तो कुल मिला के समीक्षक पुष्पलता गांधी जी इस किताब को काफी महत्वपूर्ण और उपयोगी मानती है। हाँ बिल्कुल। वो इसे नीति बनाने वालों यानी पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स,
यूनिवर्सिटी के छात्रों और यहाँ तक कि आम जागरूक नागरिकों के लिए भी एक प्रेरणा देने वाली गाइडबुक की तरह देखती है। अच्छा। वो लेखक अनिल जैन के अथक परिश्रम, उनकी गहरी समझ और किताब में प्रस्तुत किए गए सूक्ष्म, गहन और पारदर्शी विश्लेषण की खुले दिल से प्रशंसा करती है। उन्होंने लेखक की तारीफ में एक शेर भी लिखा है अपनी समीक्षा में, जो दिखाता है कि वो इस किताब से कितनी ज्यादा प्रभावित हुई हैं। ये तो वाकई एक ऐसी समीक्षा है जो न सिर्फ किताब के बारे में बताती है, बल्कि देश की बड़ी चुनौतियों पर सोचने को भी मजबूर करती है। जटिल और अक्सर एक दूसरे से गुंथी हुई चुनौतियों का कितना गहराई से विश्लेषण करती है। ये चुनौतियां सिर्फ आर्थिक या सिर्फ सामाजिक या सिर्फ ढांचागत नहीं है, बल्कि ये सब आपस में जुड़ी हुई है, चाहे वो काले धन और भ्रष्टाचार का गठजोड़ हो, या पानी के संकट का खेती और लोगों के जीवन पर असर, या फिर शिक्षा की कमियों का बेरोजगारी और प्रतिभा पलायन से रिश्ता, या सामाजिक असमानता का विकास के फायदों को नीचे तक ना पहुंचने देना। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा समीक्षा बताती है, किताब सिर्फ अंधेरा ही नहीं दिखाती, बल्कि डिजिटल तकनीक, पारदर्शिता, बेहतर मैनेजमेंट, कानूनी सुधार और जन जागरूकता जैसे कई कोणों से समाधान की रोशनी भी दिखाती है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? ये पूरी चर्चा, ये समीक्षा, इसमें उजागर हुई ये चुनौतियां और समाधान, ये सब हमें कहाँ ले जाते हैं? ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश में असली और टिकाऊ विकास लाने के लिए क्या सिर्फ कागज पर अच्छी नीतियां बना देने ही काफी है? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर जैसा कि समीक्षा के सुझावों से भी इशारा मिलता है, असली जरूरत जमीनी स्तर पर उन नीतियों को ईमानदारी और कुशलता से लागू करने की है, व्यवस्था में पारदर्शिता लाने की है, और शायद सबसे बढ़कर समाज में जागरूकता लाने और आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको, देश के हर नागरिक को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा। आज की इस गहरी और विचारोत्तेजक चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये विश्लेषण हमारे सुनने वालों के लिए जानकारीपूर्ण और उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद।